है, आपको कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमें कुछ 16-17 फीचर्स करने होते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आज कितने फीचर हो पाते हैं। एक ही हो जाए पहले, वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर हमारे संविधान के सॉरी सबसे पहला फीचर हमारे संविधान का ये है, संविधान की तारीफ में अगर हम लोग बोलें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। जो संविधान होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो मेजरली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करे जाते हैं, फिर दो कैटेगरीज आप उनको कह सकते हो। एक होते हैं रिटन, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक होते हैं अनरिटन, लिखे भी नहीं गए हैं। इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। आपके जीएस पेपर 2 में सिलेबस के अंदर एक चीज मेंशन्ड है, क्या? कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। ये एक लाइन गिवन है सिलेबस के अंदर, अगर आपने ध्यान से गौर पढ़ा हो सिलेबस को। हम उसमें सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया से कंपेयर करके खोद के रख देंगे 2017 तक। उससे जब से पैटर्न चेंज हुआ था 17-18 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अब उससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली निकलते हैं उस वाले टॉपिक से। और एक साल तो आई थिंक, मुझे नहीं पता, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, 2019 या 20 ऐसा था जब दो क्वेश्चन आते थे सिर्फ इसी टॉपिक से। तो यूपीएससी के जैसे टॉपिक्स रिडंडेंट होते जाते हैं, जब वो पूछ चुका होता है तो वो कुछ ऐसे फ्रिंज एरिया से पूछने की कोशिश करता है ताकि स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करा जा सके इंटरव्यू लेवल से। इंटरव्यू लेवल से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है जैसे ब्रिटेन का। काफी लोग अगर नहीं जानते तो मैं आज उनको पता लग गया कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, वो अनरिटन है। अगर अनरिटन है तो फिर संविधान कैसे और वर्क कैसे करता है, फिर क्या किसकी जबान चलती है, क्या क्वीन एलिजाबेथ की चलती है, या फिर उधर तो प्रधानमंत्री भी होता है। इन सारे राजों को अभी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते अभी हम उसे, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, जब मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ोगे वहां पर भी ये चीज काम आ जाएगी। अक्सर लोगों को डाउट रहता है ब्रिटेन क्या होता है। देखो, जो यूके होता है ना, यूनाइटेड किंगडम, वही ब्रिटेन है। और इसी को आप एक नॉर्मल भाषा के अंदर लेमैन लैंग्वेज जो हिंदुस्तानी बोलते हैं वो बोलते हैं इंग्लैंड। तो आपके अभी के लिए सिर्फ इतना समझ जाओ, बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट, बाद में बता दूंगा पूरा डिसमिट करना, लेकिन लेमैन लैंग्वेज के अंदर आप इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल ये याद रख सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। ब्रिटेन यूके है और यूके इंग्लैंड है, एक ही चीज है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और पांचों परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है। तो एक बात याद रखना, अमेरिका यानी कि यूएसए और यूके दोनों परमानेंट मेंबर हैं। अब क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है इसलिए उनके पास यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर है, ठीक है। और सारे अगर परमानेंट मेंबर्स अगर हम लोग बोल दें यूएन के कौन कौन है, तो एक है रशिया। रशिया से पहले उसका नाम हुआ करता था यूएसएसआर, बाद में वो रशिया बन गया, ठीक है। तो रशिया ने ही उसकी सीट ऑक्यूपाई करी, लेगेसी फॉरवर्ड करी यूएसएसआर की। नंबर 1 रशिया, नंबर 2 यूएसए यानी या अमेरिका बोल सकते हो, नंबर 3 यूके, नंबर 4 है फ्रांस फ्रांस और नंबर 5 है चाइना। इंडिया भीख मांगता है कि हमें परमानेंट मेंबर बना दो यूएन के अंदर, और हर बार कुदरत आपको मौका नहीं देती वो चीज करने का जब आपको वो मौका दे चुकी होती है और आप उसको गवा देते हो। ये सीट इंडिया को ऑफर करी गई थी, लेकिन इंडिया ने चाइना को दे दी अपनी सीट, ठीक है। इसकी कहानी भी जानेंगे हम लोग, जब हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स करेंगे तब हम जानेंगे। और उसके बाद चाइना ने हमारी पीठ पर कितना भयंकर खंजर भोंका जब हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे थे 1962 के अंदर। जब एक डायलॉग बहुत फेमस था 1962 से पहले, 1962 से पहले, हिंदी चीनी भाई भाई, वो बदलकर चाइना की हरकतों की वजह से डायलॉग हो गया हिंदी चीनी बाय बाय। और ये चीज मैंने डिस्कस करी है आपको, जो मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेक्चर्स देखने को बोले उसमें आप पूरा सिनेरियो समझ जाओगे हुआ क्या था। दलाई लामा कौन थे, क्यों वो हमारे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं, क्या है उनकी कहानी, हमने क्यों उनको शरण दी हुई है, ठीक है। और दलाई लामा एक पोस्ट होती है जो कि ये जो तिब्बतन बुद्धिस्ट होती हैं इसको फॉलो करते हैं, क्यों वो चाइना से खदेड़ कर भगाए गए, इंडिया उनको क्यों शरण देता है, और सारे उनके इलेक्शंस, और हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला में जो उनके पास एक पूरी मोनेस्ट्री है वो क्यों इंडिया ने दे रखी है, चाइना इस बात से क्यों चिढ़ता है इंडिया से, इंडिया को क्या जरूरत थी दलाई लामा की मदद करने की, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी नहीं, ये हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। छोटी सी बात यहाँ पर मेंशन थी, मेरा फर्ज है बताना इंटरकनेक्टेडनेस करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में आपने सिर्फ इतना जान दिया अभी, आउट ऑफ द बॉक्स निकल के दो फैक्ट्स जान लिए कि दोनों परमानेंट मेंबर हैं यूएन के और दोनों के पास वीटो पावर है। और एक बात याद रखना, अगर कोई आपसे लाइफ या बोल रहा है कि ये एक मेंबर है यूएन का, उसके पास वीटो पावर है, उससे छूटते ही बोल देना ये परमानेंट मेंबर है। अगर कोई आपसे बोल रहा है परमानेंट मेंबर है यूएन का, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि इस परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होगी ही होगी, ठीक है। आगे, जो इंडिया का संविधान है वो लेंथीएस्ट, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और एक नहीं है, नंबर टॉप पे है, नंबर 1 पे यही है, प्रायोरिटी पे यही है, सबसे ज्यादा लिखा गया लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इलेबोरेट तरीके से प्रिपेयर करा जो डॉक्यूमेंट अगर कोई देखने को मिलता है संविधान के रूप में, तो वो हमें भारत का संविधान देखने को मिलता है। अच्छा, जब हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949, ये डेट आपने प्रीवियस लेक्चर से देखी ली होगी, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया, तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें थी। जैसे मतलब मान लो मेरे सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की किताब पड़ी हुई है, 1949 में मैं पैदा हुआ हूं। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि इस टाइम पर संविधान निर्माताओं ने क्या क्या लिखा है। अगर मैं उस जमाने में किताब खोलूं 1949 में, मुझे देखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, जिनको डिवाइड कर रखा था हमने 22 पार्ट्स में, और 8 स्केड्यूल्स थे। ये इन सारी चीजों को इसी चैप्टर के अंदर तोड़ तोड़ के मरोड़ मरोड़ के सीखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल्स तो बाद में बताऊंगा। प्रीएम्बल वैसे हमारा 4th चैप्टर अगला नेक्स्ट ही है, लेकिन बस यहां पर छोटा था ऐसा समझ जाओ, जैसे हर एक किताब का एक इंडेक्स कवर होता है ना, जैसे इंडेक्स कवर मतलब क्या, एक इंडेक्स होता है, जैसे आप उसका पहला पेज खोलते हो तो उसमें लिखा रहता है चैप्टर 1 पेज नंबर 17, चैप्टर 2 17 से लेकर 32 तक जो पेज नंबर है वो वहां पर चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 3 का ये टॉपिक है, 4 का ये टॉपिक है। हमें जो इंडेक्स बताता है वो क्या बताता है, एक प्रीफेस देता है, यानी कि हमें पूरी बुक का कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। ऐसे ही जो प्रीएम्बल है इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे संविधान का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पेज है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो ब्रीफ में झलक देता है वो प्रीएम्बल देता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है ये, या इंडेक्स पेज भी है। ये इसके अलग अलग नाम है, डोंट वरी, अगले चैप्टर के अंदर प्रीएम्बल आपसे बेटर कोई नहीं जान पाएगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत तब से अपडेट नहीं करी गई है, 6th एडिशन आया, अपडेटेड एडिशन, लेकिन उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं सिवाय कुछ वर्ड्स की हेरा फेरी करने के अलावा। 7th एडिशन का हम लोग वेट करेंगे, अगर उसके अंदर कोई नई चीज आती है आई विल अपडेट यू, लेकिन अभी तक 7th एडिशन आया नहीं है। प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, 1949 से लेकर 2022 तक कैसे चीजें बदल गई हैं। अभी हमारे संविधान के अंदर एक प्रीएम्बल है, लगभग आर्टिकल्स बढ़ के संख्या हो गई उनकी, 395 आर्टिकल्स थे, 470 आर्टिकल्स हो गए, 22 पार्ट्स थे, अब लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं, और 8 जो स्केड्यूल्स थे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल्स हैं। तो ये वाली बात आप याद रखना। माइंड यू, यूपीएससी में बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उतनी ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाती है एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन, नंबर 2, हम लोग इसको देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, कह रहा है कि इन बातों के ऊपर डिटेल में अगर आपको देखना तो टेबल 3.1, 3.2 और 3.3 देखो इस चैप्टर के एंड, जैसे वो पार्ट्स और उसकी बात कर रहा था। तो चलो देख लेते हैं, जैसे कि हमने अमेंडमेंट्स को निपटाया था ऐसे ही इसको निपटाते हैं। 3 पॉइंट पहले वो कह रहे हैं 1 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या है। अब ऐसा मान लो कि जैसे एक पूरी बुक है, उसके अंदर 25 पार्ट डिवाइड करे गए हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि 12 शेड्यूल डिवाइड करे गए हैं, और उसी के अंदर 495 चीजें लिख रखी हैं। ये इस प्रकार का शेप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हो गए हमारे पार्ट्स, ये हो गए हमारे शेड्यूल्स, और ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। पहले देखते हैं कि पार्ट कौन कौन से हैं।
पार्ट आप ऐसे भी मान सकते हो कि अलग अलग बुक के डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस, कि पहले एडिशन के अंदर पहला एडिशन का ये पार्ट है, दूसरा एडिशन का ये पार्ट है, ये नाम है, सॉरी तीसरे एडिशन का ये नाम है। इट इज जस्ट लाइक आप अपने दिमाग में स्टोरी मेकिंग के लिए हैरी पॉटर की किताबें या फिर किसी भी वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 ऐसे करके मान सकते हो, टू मेक इट इजी इन योर माइंड। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या नाम है उसका, ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होने चाहिए, मुंह जुबानी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं, एक्स्ट्रा एज दिला सकते हैं। इवन यूपीएससी कैन गो क्रूएल ऑन दिस एनी टाइम। और मध्य प्रदेश और यूपी यूपी उत्तर प्रदेश और एसएससी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मतलब इंडियन यूनियन की यहाँ पर बात करी जा रही है, पूरे के पूरे भारत एज अ देश की, उसके जमीन और उसके पानी वाले हिस्से की बात करी जाती है। जमीन और पानी वाला हिस्सा उसकी टेरिटरी, और यूनियन मतलब भारत का हिस्सा क्या और भारत अपने आप में क्या, इस चीज को कवर करा गया है फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, अब आप कहोगे क्या ये भी पता होना चाहिए, तो जी हाँ पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत ने सब कुछ तो नहीं चाटना होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी, मैंने आपको पहले बोला था ना कि जो ये लक्ष्मीकांत भी जैसे डिवाइडेड है अपने पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं। ये 11 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना, जहां जहां मैं बोलूँ कि भैया ये याद करना है तो उसको करना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरे पार्ट का नाम सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट आर्टिकल्स ये कवर है पार्ट 2 का 5 to 11। इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से ऑर्गेनाइज है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे, मतलब एक्स वाई जेड, वो अरेंज करके डाले गए हैं। जैसे यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी, आर्टिकल डी, आर्टिकल ई, इनको ऑर्गेनाइज करके बना दिया गया है एक पार्ट। कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स को अरेंज करके डाला गया, जैसे एक पार्ट दो पार्ट होकर एक शेड्यूल के अंदर ऐसे अरेंज है, मतलब पहले आर्टिकल फिर पार्ट फिर शेड्यूल। डोंट वरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी नहीं पूछा जाना है, बस मैंने बता दिया। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 to 35। कई लोगों को दोस्तों ये कंफ्यूजन रहती है, मैं इसका राज खोलूंगा जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करेंगे, कि भैया फंडामेंटल राइट तो सर हमने तो बचपन से देखा कि आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, राइट टू इक्वालिटी। उससे पहले लोग ये दो आर्टिकल भूल जाते हैं, 12 और 13 किससे रिलेटेड है, क्या है, पूरी कहानी जानेंगे। और ये 12 और 13 मेंस के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, और फिर कई लोग बोलते हैं कि 32 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन 33, 34 और 35 को भूल जाते हैं, इसको भी जानेंगे। ये मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल्स हमारे, इससे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। आगे डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर गिवन है, 36 to 51 के अंदर गिवन है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी से ऐड कर कर एक पार्ट बनाया गया था, पार्ट 4A। पार्ट 5 नहीं रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम, डीपीएसपी से ही एक थोड़ा सा उसका एक सेपरेट ऑर्गन निकालकर पार्ट 4A। आर्टिकल है इसका 51A। अब आप कहोगे यार मुझे जहां तक याद है, थोड़ी बहुत जहां तक हम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज तो बहुत सारी, तो इसके लिए आर्टिकल 51A के अंदर, हाँ 51A के अंदर ही हमने ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं, ए बी सी। वो इतना डिटेल में आपको जाके याद नहीं करना कि 51A का ए पार्ट बी पार्ट वो करके, वो धीरे धीरे करके आपकी ऑलरेडी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी मैंने कर लिया है। एक बात और बताना चाहूंगा, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, इसको लर्न उतनी अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर लेना। होगा क्या, पार्ट 1 2 3 तक तुम याद रख लोगे, दिमाग में बहुत बार टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए या फिर रियल एग्जाम के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि पार्ट 4 क्या फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं है और पार्ट 4 है टीपीएसपी तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? फंडामेंटल राइट्स तो पार्ट 3 तक जान लोगे, लेकिन अगर कोई पॉलिटी पहली बार सुन रहा है, लक्ष्मीकांत बुक बल्कि है, इतनी सारी चीजें, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे सब्जेक्ट्स की मिक्स होगी दिमाग के अंदर, दिमाग एक प्रेशर में एक चीज में कंफ्यूजन कर सकता है कि पार्ट 4 तो नहीं था फंडामेंटल ड्यूटी और 4A तो नहीं था डीपीएसपी। ऐसा करके याद रखना। जैसे मैंने इसका बहुत छोटी सी तिगड़म अपने दिमाग में जो बना रखी है वो ये बना रखी है, भाई जिसका बड़ा वाला लेंदी नाम है ना, लेंदी नाम है, वो किसी से नहीं निकला, वो अपने आप में स्वतंत्र है। पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये लेंदी नाम है ना देखो, एज कंपेयर टू दिस फंडामेंटल ड्यूटीज यहीं तक सीमित हो गया, और ये थोड़ा सा लेंदी नाम है। इससे छोटा वाला बच्चा जो इसमें से निकला है वो पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज की नाम वो उसमें निकला, क्योंकि लेटर्स इसके अंदर कम है, उसके अंदर ज्यादा है। बस ये मैंने थोड़ा सा एक एक लॉजिक, चाहे इसको रेलेवेंट लॉजिक मान लो, चाहे मतलब ऐसा वाहियत लॉजिक मान लो, ये लेकिन गलती नहीं होने देता, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, और बात यही है, मैं बार बार नहीं कहने वाला कि यूपीएससी और वो करके, आप यूपीएससी का लेवल तो जानते हो कि उसमें नहीं पूछा जाता इतना बच्चों वाला, लेकिन यही बच्चों वाली चीज बहुत टफ हो जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईपीएफओ, एपीएफसी प्रोटोकॉल के एग्जाम्स को क्लियर करवाने में। ठीक है, अगला पार्ट 5। पार्ट 5 में बड़ी सारी चीजें गिवन है। सबसे पहले तो गिवन है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ऊपर मैंने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोला, ये यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स गिवन है, मतलब टॉपिक इसका ये है यूनियन गवर्नमेंट, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स गिवन है। कितने चैप्टर्स हैं? 5। पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव, सरकार के साथ डील करता है। दूसरा पार्लियामेंट, जहां पर कानून बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ मेकिंग पावर। अब आप कहोगे लेजिस्लेटिव पावर राष्ट्रपति के पास, जी हाँ होती है, बिना इसके साइन करे कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं, इन्हीं चीजों की बड़ी बड़ी झलक हम लोग जानेंगे। आप समझ रहे हो ना, पार्लियामेंट एक अलग से हमारा चैप्टर है, एग्जेक्टिव भी उसी के अंदर पार्ट है, प्रेसिडेंट एक अलग से चैप्टर है। तो अभी सिर्फ सुन लो जितना मैं बता रहा हूँ। यूनियन जुडिशरी, अच्छा ये यूनियन जुडिशरी को मैं क्या बोलूं, जल्दी मुझे कोई बताओ, इसका नाम क्या है? यूनियन जुडिशरी को क्या बोल सकता हूं? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पार्ट 5 में दे रखा है। इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि किसी भी मतलब जो अगर तुम लोग पढ़कर गए हो तब तो तुम बता ही दोगे, लेकिन भैया कोई भी ये लॉजिक ना अच्छे से मार नहीं पाएगा। क्योंकि देखो ना, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, इनके बारे में बात हो रही है, एकदम से कैग कहां से आ गया भाई? आ गया, वो दे रखा है पार्ट 5 के अंदर। ठीक है, ये चीज है, इनके आर्टिकल साइड में से कवर कर लेना। ठीक है, ये चीज देख लेना, क्योंकि ये यार इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तो आपको चीजें तो है ही ना फैक्चुअल, वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आप कहो जो आर्टिकल 14 है वो 14 में ही क्यों लिखा गया है, भाई मुझे नहीं पता, बी आर अम्बेडकर जी से पूछा जाके। अगला स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्ट 6, इसके अंदर भी चैप्टर है। चैप्टर 1 है जनरल चैप्टर, ये जनरल चैप्टर वाला इंट्रोडक्शन देता है। चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव, यहां पर देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो, यहां पर शुरुआती चैप्टर 1 की द एग्जीक्यूटिव से हुई थी, लेकिन यहां पर द एग्जीक्यूटिव है। यहां चैप्टर 1 जर्नल है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जर्नल थिंग एज सच ऐसा कोई चैप्टर गिवन नहीं। ठीक है, उसके बाद द स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेट, और ऊपर देखो पार्ट 5 में क्या था? पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, जो मतलब पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे, और जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं या बॉडी होती है स्टेट लेवल पे, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, अच्छा मैं एक वर्ड तुम लोगों को बता देता हूं, किसी किसी राज्य के अंदर आप जब चुनाव वगैरह देखते होगे तो अभी तक आपको एक बात पता होगी कि सिर्फ किसी किसी राज्य के अंदर विधानसभा होती है, और कोई कोई राज्य ऐसे होते हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी कि 2 हाउस हैं। जिन जिन राज्यों में सिर्फ एक हाउस है, उन हाउस को, उन राज्य को हम लोग बोलते हैं, इन राज्यों के अंदर यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है, और जिनके अंदर दोनों होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ये सिर्फ अंग्रेजी के टफ टर्म्स हैं, डोंट वरी, सुनते सुनते याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं, क्योंकि एक ही बार में इंफॉर्मेशन में इतनी सारी दे दूंगा कि अगर अच्छे से कंठस्थ करके याद करके चल रहे हो, जब ओरिजिनली इनकी कहानी आएगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब तुमने यहीं कुछ याद नहीं करा, फिर जब मैं यूनिकैमरल नाम बोल रहा हूँ कि याद है मैं तुम्हें एक बार ही बताया था, इसके बाद तुम कह रहे हो हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, तो फिर तुम बेवकूफ हो। ठीक है, चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। अब क्योंकि ये स्टेट से डील करता है ना, ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट 6 है, वो डील कर रहा था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां पर आ गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। यहां पर था यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यहां पर है पार्ट 5 इसका हाई कोर्ट। ठीक है, और यहां पर कैग था। अब कैग जैसी अथॉरिटी कोई स्टेट में होती नहीं है उसकी जगह, और यहां पर है चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट से भी छोटे वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट वगैरह। अच्छा मुझे एक बात जाननी है तुम लोगों से, हमेशा हमारे देश में ना, क्या बोलूं मैं इसको, पैरेलल इमेजेस चलती हैं अथॉरिटीज के बीच में। कहने का मतलब क्या है, मैं पहले समझा देता हूं फिर तुम मुझे बताना। अगर यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है ना, तो स्टेट लेवल पे विधानसभा या विधान परिषद है। अगर यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट है ना, तो स्टेट लेवल पे हमें गवर्नर देखने को मिलता है। यूनियन लेवल पे अगर पीएम है ना, तो स्टेट लेवल पे हमें सीएम देखने को मिलता है। मतलब ये पैरेलल चीजें चलती जाती हैं। यूनियन लेवल पे अगर सुप्रीम कोर्ट है ना, स्टेट लेवल पे हमें हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। मुझे सिर्फ एक अथॉरिटी ऐसी बता दो, ये क्वेश्चन आ सकता है, पेंडिंग है बहुत सारे सालों से,
सिर्फ एक अथॉरिटी विच इज फाउंड एट द सेंटर बट इट्स मिरर इमेज इज नॉट फाउंड एट द स्टेट लेवल। ऐसी कौन सी अथॉरिटी? हर चीज जो सेंट्रल लेवल पे मिलती है ना, उसका नाम चेंज होकर स्टेट लेवल पे मिलती है। वेरी गुड, शाबाश। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की जगह कोई नहीं होता है, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। वाइस गवर्नर, ये कोई टर्म नहीं होती, ठीक है। और आप ये भी नहीं बोल सकते हो, अब तो तुम लोग ज्ञानी लोग हो, तुम ये भी नहीं बोल सकते एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि तुम जानते हो भैया एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर के बीच में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ उसके बीच में होता है कि वो अगर राज्य में है तो मैं उससे बोलूंगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। वो अगर केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि यूनियन टेरिटरी में तो मैं उसको बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर इजी लैंग्वेज के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं एलजी, लेफ्ट हैंड गवर्नर। आई होप मैंने सबको ये चीज समझा दी है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ हाँ या ना। नहीं होती है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। डिप्टी सीएम एंड डिप्टी पीएम आर नॉट, डेप्यूटी सीएम एंड डेप्यूटी पीएम आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इट इज अ क्रेडिट पोस्ट, खुश करने के लिए दी जाती है ताकि वो कलीग मेरा अपने एमएलए या फिर एमपी लेकर निकलना चाहे। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। पढ़ाऊंगा इसके बारे में। हाँ, आगे पार्ट 7, स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये तुम्हें याद है? वैसे ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, एक बात याद रखना, सबसे पहले तो डिलीट हो गया। कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी अमेंडमेंट में लेकर जाकर, 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हुआ करती थी, पार्ट ए बी सी डी। उनको स्टेट है ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से फिर उसको, वेरी गुड, 7th अमेंडमेंट एक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये डिलीट कर दिया गया ये लोग। बताओ अब एक बार बताओ, कल का वो चीज हल्की सी पढ़ना काम आई कि नहीं आई? मतलब जब जब भी मैंने करवाया था उसको, बस यही। 8 यूनियन टेरिटरीज, 9 पंचायत, 9A ये देखो गलम ने यहां पर भी पढ़ा था इसको, है ना। म्यूनसिपैलिटीज, टाइटल इनका ये था, द पंचायत, द म्यूनसिपैलिटीज, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, इसको पढ़ना। जैसे पंचायत है ना, 243 टू 243O। अब क्या होता है? ABCDFGHIJKLMNOP, 243P टू 243ZG, ABCDEFGH, H से यहां से शुरू, 243ZH टू 243ZT। ये ऐसे तरीका याद करने का। डोंट वरी, इसके बारे में जब डिटेल में चैप्टर आएंगे, एक एक चैप्टर जब अलग अलग करके दे रखा है, तब आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये आर्टिकल्स में बिल्कुल भी लोड मत डालना, साइड वाले आर्टिकल्स में दिमाग के ऊपर। बार बार लर्न कर करके इनको छोड़ते रहो। जैसे ही इनकी, अभी ये टीजर है, टीजर जानते हो ना, ट्रेलर से भी छोटा होता है। थोड़ा थोड़ा करके ट्रेलर आता रहेगा, फिर बाद में जब पिक्चर आएगी ना, तब तुम्हें पता रहेगा अच्छा मैं तो ऑलरेडी जानता हूं उसका कैरेक्टर, अब मुझे देखना है पिक्चर चलती है कैसे। बस। पार्ट 10, स्केड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की यहां पर बात करी जाती है, 244 टू 244A। इसके बारे में पढ़ना आपको, जो हमारे मेंस के जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वहां पर काम आएगा ये वाला। मतलब इंडियन पॉलिटी की बुक से इस वाली चीज को पढ़ना ना, ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी में मदद करेगा। 99% स्टूडेंट्स इसका यूज नहीं करते हैं और उनको समझ में नहीं आता जीएस पेपर 3 के अंदर हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। वहां पर भैया सबसे, एक मैं बात बताऊं, सबसे इजी और सबसे खतरनाक पेपर वही है, क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को आंसर करने का अलग फ्लेवर, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को आंसर करने का अलग फ्लेवर, इंटरनल सिक्योरिटी अलग फ्लेवर, एनवायरमेंट अलग फ्लेवर, उसमें बहुत अलग अलग फ्लेवर। और एग्रीकल्चर भी आता है, एग्रीकल्चर का अलग फ्लेवर। एंड एग्रीकल्चर इज नॉट इकोनॉमिक्स, दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर के बारे में तो लोगों को मटेरियल भी नहीं पता है, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा एक अच्छा मटेरियल, ठीक है। पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। यूनियन स्टेट्स रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन स्टेट्स रिलेशन को क्या बोलते हैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर? अब मुझे अगर किसी को इंप्रेस करना है, क्या क्या क्या? वेरी गुड, फेडरल, फेडरलिज्म, ठीक है। दो चीजें होती हैं इसके बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा गवर्नेंस के अंदर। हमारे देश के अंदर अक्सर इस पर डिबेट चलती रहती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरी पूरी चर्चा बताऊंगा। अभी ये एक वर्ड में समझ में नहीं आएगा। क्या सेंटर को राज्यों के हाथ पकड़ पकड़ के चलना चाहिए, या फिर इनके बीच में कंपटीशन करवा दो? जैसे मैंने आग लगा दी अंकिता और प्रिया के बीच में, दोनों भिड़ रही हैं, बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रही हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये था इनकी पर्सनैलिटी निखारना, कि इनमें से जो बेटर परफॉर्म करेगा, दूसरे का ईगो और गर्मी जागेगा, तो वो भी अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली दोनों का भला हो जाएगा, सिलेक्शन दोनों का हो जाएगा, चाहे भले ही चढ़ते चढ़ते नफरत करते करते हो गया एक दूसरे से। ये चीज, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और ये जो स्टेट्स की रैंकिंग निकलती है ना, कहां देखने को मिलता है, छोटी सी हिंट दे देता हूं।
क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड मिलता है ना, इंदौर को मिलता हुआ आ रहा है बड़े सालों से, ये एक वन ऑफ द फॉर्म है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की। कैसे यूज करना है इन आर्टिकल्स को, डोंट वरी मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने करंट अफेयर छोड़वा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 इसका है लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं। ये चीज और आगे बढ़ चुकी है। अब इसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म है जो इकोनॉमिक सर्वे में यूज करी गई थी जब से जीएसटी आया था। कोई मुझे बता सकता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अगर पैसे को बांटने से रिलेटेड अगर डिस्कस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अच्छी लैंग्वेज के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सजा सजा के, फूलों की माला बना बना के? यानी कि समझ पा रहे हो, टैक्स आया और सेंटर और स्टेट मिलकर उस टैक्स के रेवेन्यू को बांट रहे, तो वो किस प्रकार का रिलेशन है? जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन लॉ मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन चलना कैसे है, पैसे बांटने को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल, हाँ ऐसे नॉर्मल यही बोलते हैं ना। एक चीज सीख जाओ, सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को क्या बोल, एक सेकंड, सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेडरलिज्म ना? हाँ बेस में, अब बोलो। शाबाश, फिजिकल फेडरलिज्म। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों ये कंसेप्ट आता है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। बहुत मजेदार होने वाली पॉलिटी तो, मतलब तुम्हारा मतलब मेरे हिसाब से चलोगे तो और जैसा मैं सोच के चलवा रहा हूँ और जैसा दिमाग में बिठाना चाहूंगा, अगर उस वे में सीख गए जैसा मैं चाह रहा हूँ, डिट्टो, मतलब मिरर इमेज मेरी कॉपी कर ली, किसी का बाप रिलेशन, मतलब किसी का बाप नंबर नहीं काट सकता, और रिलेशंस बहुत अच्छे सीख जाओगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ करना, इसके साथ। और अल्टीमेटली जहां लक्ष्मीकांत खत्म, पीएसआईआर का आधा सिलेबस खत्म, और मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, ऐसे, एथिक्स, हर जगह काम आएगा। 1250 नंबर का फायदा मिलता है सिर्फ अच्छे से पॉलिटी प्रिपेयर करने से। पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है, सूट्स मतलब वो नहीं होता जैसे मैं तेरे को देख लूंगा कोर्ट वोर्ट में केस करना और वो करना, ये बाद में देखेंगे। चैप्टर 1 फाइनेंस, चैप्टर 2 बोरिंग, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, और चैप्टर 4 है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है। 300 ए के अंदर इसको डाल दिया गया। याद रखना लीगल राइट है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, नॉट दिस क्वेश्चन, बट इसने राइट टू वोट एक बारी 2017 में पूछा था कि क्या राइट है वो, स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके ऊपर डिबेट हो गई थी। इवन विजन आईएएस के टीचर्स वर नॉट एबल टू आंसर इट, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं बाबू, उनके मतलब दिमाग में भी डिबेट थी उसको लेकर। मुझे अच्छे से याद है, मैं उस टाइम पे क्लासेस कर रहा था तो मैंने सुना हुआ है इस चीज को। पार्ट 13, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंटरकोर्स का मतलब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये नहीं है कि भैया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सब लोगों को आपस में एक साथ सेक्स करना चाहिए। ये इंटरकोर्स दूसरा है, इंटरकोर्स यहां पर मतलब सेक्स नहीं। ठीक है, कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स मतलब विद इन द स्टेट्स के टेरिटरी में एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए पैसा प्रमोट हो, ट्रेडिंग रिलेशन प्रमोट हो, ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पर इंटरकोर्स का मतलब खुशी मत हो जाना, रे बाबा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है हिंदुस्तानी आपस में सब लोग सेक्स करो। 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। चैप्टर 1 है सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर हमारी बात होती है चैप्टर 14 के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि मिस प्रतिष्ठा आप ये बताइए, प्लीज टेल मी कि द एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहां देखने को मिलता है, आपकी सर्विस की झलक कहां देखने को मिलती है आपको? तो आप बोलना सर पार्ट 14 के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर 2 चैप्टर है। एक मेरी सर्विसेज के बारे में बात करी गई है, जिस सर्विस के अंदर मैं एंटर होना चाह रही हूं वो दरवाजा क्या है, दरवाजे की बात चैप्टर 2 में करी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पे भी हो सकती है और यूनियन लेवल पे भी हो सकती है। तो एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आगे 14A ट्राइब्यूनल्स। ये मैंने बताया था, थोड़ी सी झलक दी थी तुम्हें दही वाला एग्जांपल का अपना वो करके, है ना। ट्राइब्यूनल्स छोटे मोटे इशू को सॉल्व करने के लिए, गली नुक्कड़ वाले कोर्ट। लेकिन मैंने बोला था ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है, पावर बहुत होती है इनके पास, लाइक एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। 15 इलेक्शंस। 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज क्योंकि बहुत एक गंभीर मुद्दा है, और लैंग्वेज के ऊपर सरकार की हमेशा से पॉलिसी आती रही है, और एक डिबेट चलती रहती है कि अच्छा हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? कोई भी नहीं। वेरी गुड है। तो फिर हिंदी इंग्लिश क्या है? हिंदी इंग्लिश क्या है? वेरी गुड। ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी,
along with English as its associate language, उसकी हेल्प करती है बस, ठीक है, बस ये चीज है, इसको ऐसे बोला जाता है राष्ट्र, क्या राष्ट्र भाषा, हाँ राष्ट्र भाषा हमारी कोई भी नहीं, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेजेस की बात करी गई है, चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन, एंड चैप्टर 4 इस लैंग्वेज को लेकर स्पेशल डायरेक्टिव्स, ठीक है। फिर अगला पार्ट 18, ये आप थे, आई थिंक आप ये समझते होगे ना वैसे, मतलब इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे इसको 1 बोला जाता है, इसको 2, ये जब हम 1x लिखते हैं तो ये 9 होता है, v1 लिखते हैं तो ये 6 होता है, v लिखते हैं तो 5 होता है, ये रोमन सबको पता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि सर इसको ऐसे कैसे बोलते चले जा रहे हैं कि ये 17 है, ये 18 है, ये x मतलब टेंस की टेबल में आ जाता है, v11 ये 17 बन जाता है, v11 7 बन जाता है, और इसके अगर x लगा तो याद रखिए 17, तो ये ऐसे, ये 3 डंडे 18, ये सबको पता है ना, ये छोटी मोटी चीजें ये। चलो शुक्र है तेरा भगवान। इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके अंदर इमरजेंसी जो लगती है, ये देखो कल ही हमने डिस्कस करा था, 352, 356 एंड 360, वैसे एक और होता है 356 और 365, इसका अपोजिट कर दो। हाँ ये मैं बताऊंगा इनके बीच में फर्क क्या होता है, और ये क्वेश्चन आता रहता है, आ सकता है और आएगा बार बार। फिर 19 मिसलेनियस चीजें गिवन है। 20 में बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से अमेंड करा जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, मेंस का टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ मेंस का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूरे स्टेप पूछा जा सकता है। लक्ष्मीकांत से समझ में अगर जिसको नहीं आता है तो ये वाला पर्पस हमारा सॉल्व कर देता है। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर 2 पेजेस है, पूरा का पूरा आपका मेंस का काम कर देती है, लेकिन डोंट वरी लक्ष्मीकांत के अंदर भी आई जाएगा। 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये कुछ मतलब जैसे टेम्पररी चीजें लाइक एक बार बता रहा हूं कहने की, मैं नेम नहीं कर रहा इसको कि ये चीज गिवन है, बात बता रहा हूं टेम्पररी प्रोविजन जैसे क्या, जैसे ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी प्रोविजन होता है, परमानेंट तो नहीं होता, इस प्रकार की टेम्पररी चीज है कुछ गिवन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्डिनेंस यहाँ पर आता है, एक बात समझाने का तरीका कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 22 इसके अंदर कुछ शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, जो कि संविधान जैसे हिंदी में भी लिखा गया था, और कुछ जिन जिन चीजों को हटाना है वो चीजें गिवन है। नीचे एक चीज लिखी हुई है जैसा कि हम कल जिसके बारे में पढ़ चुके, पार्ट 7 जो था, जो कि डील करता था पार्ट बी स्टेट्स के साथ, इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू डिलीट कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड पार्ट 4A, पार्ट 14A ये ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, पार्ट 9A 74th अमेंडमेंट एक्ट से, पार्ट 9B 97th अमेंडमेंट एक्ट से। आई थिंक ये सब कुछ आप जानते ही हो, ठीक है। डीपीएसपी, पंचायत, और ये अपना क्या कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये सारी चीजें ये हम कल कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ पर तो बहुत छोटा गिवन है, हम तो बहुत इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर चुके हैं। अब एक बात याद रखो, जो टेबल 3.1 है वो तो कंठस्थ होकर आपको याद होना चाहिए, और होना ही चाहिए, होना चाहिए तो होना ही चाहिए, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, सारे आर्टिकल और ये सब आपको कवर होना चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। लेकिन जो 3.2 टेबल है ना, इसको आप धीरे धीरे अपने आप जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा ना, ये अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि तितर बितर है। तितर बितर कैसे, 1 3 13 14 16 21A 25 30, आप बस इतना समझो कि मैं आपको एक जो लेवरेज दे रहा हूं, एक रिलैक्सेशन दे रहा हूं, आपको 3.2 नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। ये अपने आप जब पूरी लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगी ना, अपने आप ये सारी की सारी चीजें आप सीख जाओगे। अभी इसको स्पेशली करने बैठोगे तो ये रट्टा मारने वाली बात है, पॉलिटी में कभी भी किसी को रट्टू तोता बनवा के नहीं करवाता हूं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है याद करने का उसको, ठीक है, इसको नहीं करना है। लेकिन 3.1 इंपॉर्टेंट था, 3.2 नहीं छूना है अभी, 3.3 करना है, ठीक है। क्या है 3.3 के अंदर, 1 के अंदर था पार्ट्स, 2 के अंदर था आर्टिकल्स जिसको हमने छोड़ दिया, 3 के अंदर है स्केड्यूल्स, ठीक है। स्केड्यूल्स को करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।